नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली गए। पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ हैं। दिल्ली में एनडीए गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी देंगे। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए हैं। एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण देंगे। मंगलवार शाम दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे हेमंत सोरेन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाना है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार से एनडीए के घटक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के साथ साथ आजसू के हार के कारणों की समीक्षा भी शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार से एनडीए में खलबली मची हुई है। झारखंड में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाले बीजेपी गठबंधन को ऐसी हार क्यों मिली? आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी का कोई दांव नहीं चला? झारखंड की जनता ने एनडीए को क्यों नकार दिया? हर कोई इन सवालों के जवाब जानने को उत्सुक है, पर बीजेपी कुर्मी वोट के बिखराव को हार की सबसे बड़ी वजह बता रही है। 16 ऐसे कोई विधानसभा सीटें हैं जहां पर उन्होंने काफ़ी संख्या में वोटें लाए और आजसू कहीं ना कहीं वहां उस क्षेत्रों में कमजोर पड़े हैं। तो ये आजसू के लिए भी, सबके लिए वो चिंता का विषय है और उसमें करना क्या है, लोकतंत्र में किसी को भी कोई वोट देता है। सवाल है कि झारखंड में एनडीए की हार के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बीजेपी और आजसू के अपने अपने जवाब हैं। बीजेपी का कहना है कि आजसू के कमजोर प्रदर्शन ने सत्ता में वापसी के सपने चकनाचूर कर दिए, जबकि आजसू का तर्क है कि 3M यानी मुस्लिम, महतो और मांझी वोट बैंक के बिखराव ने एनडीए को सत्ता से दूर कर दिया। कुर्मी वोट बैंक पर जेएलकेएम की सिंधमारी भी बड़ी वजह रही। जो तीन बड़े जो फैक्टर्स थे जो इस बार लगता है बहुत प्रभावशाली रहे हैं, वो हैं मुसलमान, महतो और मांझी। ये जो 3M ये बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, जिनके साथ दो फैक्टर्स हैं, यानी 2M जिनके साथ हैं उनको विजय मिली। झारखंड में पूरा दमखम लगाने के बावजूद मिली हार से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में हार के कारणों को लेकर बीजेपी के साथ साथ आजसू में भी मंथन का दौर तेज हो गया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड चुनाव में कम सीट आने के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी नेता चिंतित हैं। जमशेदपुर की 6 सीट पर सिर्फ 2 सीट पर एनडीए की जीत हुई, जबकि 4 सीट पर करारी हार हुई। अब नतीजों के बाद जिला बीजेपी के नेता मंथन में जुटे हैं। जमशेदपुर से क्यों हारी बीजेपी? नेताओं से बात कर जानने की कोशिश की है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। झारखंड में जो चुनाव परिणाम निकला है उसमें बीजेपी को काफी करारा झटका लगा है और उसके बाद जमशेदपुर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मंथन किया जा रहा है क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 विधानसभा सीट थे, जिसमें 4 विधानसभा फिर से भाजपा ने गंवा दिया। हालांकि 2 सीट जो है वो एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। आखिर क्या कारण रहा? संगठन कहीं कमजोर रहा और पार्टी जहां संगठन में जहां लोग हैं वहां के लोगों को टिकट दिया जाए, बाहर से लागे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। जो हमारी मूल सोच थी भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, हम अपने उस विचारधारा से कहीं न कहीं थोड़ा सा भटक करके किसी अन्य विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। और पार्टी जो बंद कमरे में कुछ लोगों के साथ जो विचार करती है उसमें आम कार्यकर्ता तक बात पहुंच नहीं पाता है। आम कार्यकर्ता जो निर्णय देंगे वो पार्टी को मानना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पार्टी ने अपने हिसाब से अपने सारी रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिया। ग्रामीण सीटों पर मुझे ऐसा लगता है कि मैया योजना का पैसा जो 1 दिन पहले गया वो काम कर गया। हाँ, ऐसा ही लगता है कि शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज का प्रभाव दिखा
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको समझ नहीं पाए और जो पैसा मिला उनको मैया योजना का वो उसके प्रभाव में आ गए। आदिवासी 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 केंद्रीय नेतृत्व करेगा तो हार होगा। गैर आदिवासी 76% है, उसकी चिंता कौन करेगी? ये भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व आदिवासी समाज के साथ साथ गैर आदिवासी समाज का भी भला करने का सोचे, तब सरकार क्या लगता है आदिवासी गैर आदिवासियों ने भी भाजपा का साथ नहीं दिया? देखिए, लोकल लीडरशिप को गौन किया गया। रघुवर जी को लाना चाहिए था, इसमें आपको मुंडा जी को आगे करना चाहिए था, बाबूलाल मरांडी को आगे करना चाहिए था। कि बाहर से आ करके और रैंप पर चढ़ के लोग जो भाषण दिए वो क्षेत्रीय नेताओं को और कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिला, वर्चुअल से पार्टी चली, जिसका परिणाम हुआ। ऐसा लगता है कि पहले भी आजसू हमारे साथ नहीं थी, जिससे महतो वोटरों का कटाव हुआ था और हम हार गए थे, और इस बार भी JKLM ने महतो वोटर को काटा और हम हार गए। इसलिए यहाँ से किसी महतो को मंत्री जरूर बनाना चाहिए था अगर विधानसभा का समीकरण जीतना था तो। अब आने वाला समय भी बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस हार के बाद क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली में 3 दिसंबर को एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें झारखंड चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी इसमें शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता भी इसमें शामिल होंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो समीक्षा बैठक 3 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, पीएम मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। खेती पर आधारित राष्ट्रीय मिशन मंजूर किया गया है। किसान कल्याण प्राकृतिक खेती पर मिशन है। कैबिनेट से QR कोड वाले नए पैन कार्ड को भी मंजूरी दी गई है। नए कार्ड योजना का नाम है पैन 2.0। रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। मनमाड जलगांव चौथी लाइन 160 किलोमीटर रूट मंजूर की गई। हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन का पोस्ट सामने आया है और कांग्रेस पर सीता सोरेन ने सीधा वार किया है। जहां कांग्रेस है वहां महिलाएं असुरक्षित है। आदिवासी आपके छल के जाल में फंसे हैं। एक दिन वो पल जरूर आएगा, आदिवासी आपको संथाल से उठाकर फेंक देंगे। झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, फिर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पर पार्टी के नेता चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे से किनारा करने के मूड में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है। झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे लिए मुद्दा है, था और रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो मुद्दे मरे नहीं है, वो जीवित है। और इसीलिए चंपाई सोरेन जी ने, जो राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आह्वान किया है सचमुच में आज उसकी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सदन से सड़क तक आगे बढ़ती रहेगी। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपको याद होगा अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। फिर नया गीत हम लोग शुरू करेंगे, नया गीत गाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल को जोर शोर से उठाया था। सड़क से सदन तक आंदोलन का दौर चला था। बीजेपी के हमले का जेएमएम ने उसी तलखी से जवाब दिया था।
पर जब चुनावी नतीजे आए तो संथाल परगना की 18 में से सिर्फ एक सीट ही बीजेपी के हिस्से में आई। जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का बीजेपी का दावा हवा हवाई था। भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं सीख पा रही, इतनी करारी हार के बावजूद। जिस संथाल की वो बात कर रहे हैं, 18 सीटों में 17 सीट इंडिया गठबंधन को देने का काम किया वहां की जनता ने। अब क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है। अब आप पूरी तरह से समाप्त होकर के ही मानिएगा। झारखंड में झारखंड ने एक सशक्त सरकार को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनने का काम किया है। वो जनता के बीच में जनता के साथ काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा घुसपैठियों का उठाया, उस पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इस तरह के फजूल मुद्दों को उठा करके वो चाहेंगे कि जनता को गुमराह करके वोट ले ले, तो जनता सब जानती है, इसी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है संथाल परगना की जनता ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से नकार दिया, पर बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी है। नई कैबिनेट में किन चेहरों को शामिल किया जाए, इसे लेकर सहयोगी पार्टियां गुणागणित में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के नाम पर नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रही है। क्या है कांग्रेस का नया दांव, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड चुनाव में इंडी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। नई कैबिनेट में मजबूत दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति धर्म के पिच पर फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। कांग्रेस का प्रदेश प्रतिनिधित्व ईसाई समुदाय से किसी विधायक को मंत्री बनाने की मांग कर रहा है। कोई भी रहा या अन्य जगह, तो एक मंत्रालय तो उनको बनता है, क्योंकि जाति समीकरण सब जगह होता है। झारखंड में करीब 10% सीट पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का दबदबा है। इनमें सिमडेगा की 2, खूंटी की 2, गुमला की 3 सीट प्रमुख रूप से शामिल है। सिमडेगा और गुमला की 5 सीट पर ईसाई मतदाता निर्णायक है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन सीटों पर ईसाई फैक्टर हावी है, वहां कांग्रेस और जेएमएम का दबदबा है। ईसाई समुदाय से जीत कर आए विधायक भी यही मानते हैं कि सदन में क्रिश्चियन विधायकों की संख्या 10% से ज्यादा है, लिहाजा मंत्रिमंडल में एक ईसाई चेहरा जरूर होना चाहिए। इस बार भी, पिछला बार भी 10 विधायक थे झारखंड में। इस बार 11 विधायक हैं झारखंड में ईसाई समुदाय से। समुदाय चाहती है कि कैबिनेट में हमारा भी नेतृत्व हो, हमारे बातों को रखने वाला हो। पिछली बार की जनगणना के अनुसार झारखंड में ईसाई की आबादी लगभग 4.5% है, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। झारखंड में सिमडेगा, गुमला, खूंटी ईसाई बहुल जिले हैं। बावजूद इसके पिछली बार हेमंत सरकार में एक भी मंत्री ईसाई समुदाय से नहीं था, और इसीलिए इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि नई कैबिनेट में किसी ईसाई चेहरे को जगह मिलती है या नहीं। लोहरदगा से आकाश साहू और सिमडेगा से श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मंच और लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आएंगे, जिसे लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है, और इसे लेकर ही 28 नवंबर को झारखंड के मोरहाबादी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम मंत्री। और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त मोरहाबादी मैदान में युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। जाहिर तौर पर यहां पर जहां सभा स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर
तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पहुंचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो उनके पहुंचने की संभावना है, तो वहीं तमाम विधायक और मंत्रीगण भी यहाँ पर पहुंचेंगे जिन्हें शपथ लेना है। और इस लेकर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है और मुख्य सचिव के द्वारा भी इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश जो है वो पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा को लेकर जो ट्रैफिक प्लान है उसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी सहित पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है सभा स्थल जो है वहां पर जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल नजर आएंगी, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन अप्पू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है और इस समारोह में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम मोदी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भी शपथ ग्रहण में न्योता दिया जाएगा। वहीं अगर चंपाई सोरेन पार्टी में वापस शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन देना होगा, फिर उस पर विचार किया जाएगा। ये तो ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जी जरूर आए। निश्चित तौर पे आसाम के मुख्यमंत्री को तो खुद टिकट काट के आ जाना चाहिए। दादा कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है, गुरुजी यदि चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। दिल्ली में चल रहे 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा मंडप की धूम है। अपनी खास कलात्मक शैली और भव्यता की वजह से ओडिशा मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओडिशा पवेलियन का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने जायजा लिया। अब तक 43,000 से अधिक लोगों ने मंडप देखा है। रक्षा राज्य मंत्री ने भी ओडिशा मंडप में उत्पादों की प्रदर्शनी की जमकर सराहना की है। और ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ओडिशा पवेलियन में रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे थे। यहाँ पर ओडिशा की जो कलात्मक शैली है उसे दर्शाया गया है। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है जिसमें ओडिशा के जो कला है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रुक गया। सांसद महुआ माझी ने निर्माण का विरोध किया था। दरअसल अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गाबाड़ी और स्थानीय दुकानदारों ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपकर निर्माण को रोकने की मांग की थी। कहा जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण से अल्बर्ट एक्का चौक पर जाम की समस्या बढ़ेगी और यहां से गुजरने वाले धार्मिक जुलूस को भी परेशानी होगी। राजधानी रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर जो निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज है उसके निर्माण पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। क्योंकि जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने ऐतराज किया है, साथ ही चौक पर दुर्गाबाड़ी के जो लोग हैं उन्होंने भी ऐतराज किया है कि जब भी इस चौक से कोई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जुलूस निकलता है तो उस दौरान भीड़ से परेशानी होती है और ऐसे में फुट जो निर्माण है उसके बनने के बाद परेशानियां बढ़ेंगी। राज्यसभा सांसद जो है महुआ माझी पहुंची है, चूंकि ज्ञापन इन्हीं को सौंपा गया है। मैडम, ये जो निर्माण चल रहा है इस पर ऐतराज क्यों? देखिए, ये इसलिए है कि फिरालाल चौक, इसे अल्बर्ट एक्का चौक जो है, यहाँ से 50-100 साल से यहाँ से तमाम धार्मिक जुलूस यहाँ से क्रॉस करता है। यहाँ से ऐसे में यहाँ पर इस फुट ओवर ब्रिज का कोई औचित्य नहीं है। जीएल चर्च में तो एक बना है। जी, जीएल चर्च में भाजपा के कार्यकाल में जो बना था वो बेकार पड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं होता, वो जगह बर्बाद हुआ है। फिरालाल चौक में बहुत छोटा चौक है, यहाँ ऐसे ही जाम लगा रहता है और यहाँ के तमाम दुकानदारों ने, यहाँ के लोगों ने, दुर्गाबाड़ी के लोगों ने, फिरालाल के लोगों ने इसका विरोध किया था। मैंने इसके पहले भी नगर निगम की मीटिंग में इस बात को उठाया और इसको उस समय रोक दिया था।
रोकने के बाद फिर अचानक पता चला कि अभी हाल में 1 हफ्ते से काम शुरू हुआ है। तो इसकी जानकारी मिलते ही मैं दोबारा यहाँ जुडको के सचिव से बात की, सुनील कुमार जी से। तो सचिव ने कहा कि नहीं ठीक है मैडम, हम लोग इसको बंद कर देंगे। और उसी समय फिर मैंने आज इनसे बात की, जीएम साहब भी आए हैं जुडको के, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि इस काम को बंद करने का पूरा प्रयास होगा। और हम लोग तो अभी तत्काल प्रभाव से इसको बंद करने का संवेदक जो है इसके, उनको ऐसे बोल दिया गया है। और अभी उनका रिप्रेजेंटेटिव एक आए हुए हैं, उनको भी बोला गया है कि यहाँ से काम बंद कर दीजिए। रांची शहर का हार्ट ऑफ द टाउन का हार्ट ऑफ द टाउन बोला जाए तो हाट ही है यहाँ का। तो उस पर भी अगर ये फुटब्रिज बन जाए, फुटब्रिज अगर कोई कैपेबल रहे, जैसे मैडम ने बताई, कोई कैपेबल यूज लायक हो, जिसका सबके घुटने का प्रॉब्लम है, फुटब्रिज पे कौन चढ़ेगा सीढ़ी में? जो बना हुआ उसको तो पहले इम्प्लीमेंट कीजिए। राजधानी रांची का हाट अच्छे तरीके से काम करता रहे, इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा है कि जो फुट ओवरब्रिज का निर्माण अल्बर्ट टेक्का चौक पर चल रहा है उसे रोका जाए और तत्काल प्रभाव से इसके निर्माण को रोकने का निर्देश भी दिया गया है। कैमरामैन उमेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बोकारो में कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोप में 3 अभियुक्तों को 15 साल की सश्रम कारावास और 10-10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी आंध्र प्रदेश से एक पिकअप वैन में अवैध तरीके से गांजा धनबाद ले जा रहे थे। इसी दौरान चंदन कियारी के पास गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें से 538 किलो गांजा जब्त किया गया था। 9 अप्रैल 2022 की ये घटना है, जिसमें कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। 3 अभियुक्त रणधीर कुमार सिंह उर्फ सोनू, श्याम साहा और पंकज ठाकुर को गांजा स्मगलिंग करने के अपराध में दोषी पाते हुए कुल 10 लाख रुपये जुर्माना विभिन्न धाराओं में तथा 15 साल एवं 10-10 साल की